खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ मीर बड़ी सब्र, मैं हूँ सईद काजी। रन डाउन और फिर कुछ सवालात और ख़बरें। इंतख़ाबात पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जबकि चीफ जस्टिस साहब मोहतरम खुद कह चुके हैं। आज मेरे दोस्त सुहेल वड़ाई साहब का, बड़े मोतबर साफ़ी हैं, उनका भी एक कालम आया। इसके बाद जावेद लतीफ़ साहब कुछ कह रहे हैं, निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं। तो इतना अच्छा माहौल चल रहा है, इंतखाब की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये क्यों शकूक शुबात। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और बहुत बड़ा, आज इससे ज़्यादा क्या होगा कि जनाब इसहाक डार साहब को सेनेट में कायदे ईवान बना दिया गया है। तो हम समझते हैं कि जो गैरत जानदारी है वो तो इस्टेब्लिश होगी हमारी। इसके साथ साथ अरब ममालिक हमें $50 बिलियन देंगे। इसराइल की सीज़ फायर में हमारा कितना हाथ था। मगर बड़ी साहब, मेरा सवाल बड़ा आज दर्द दिल में करना चाहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो गवर्नमेंट ने दे दी इसहाक डार साहब को, काकड़ साहब के हम बड़े, मुझे एक डर और खौफ है ये लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम भी दे देगी कि ये इतने दयानतदार लोग, एक औरंगजेब आलमगीर था जो टोपियाँ सीखे, और एक ये नेक लोग जो है, इनमें कोई अवाम तो नहीं रुकावट डाल देगी कहीं, खुदा न खास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काई साहब जो आपने फरमाया कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग मोहतरम काकड़ साहब ने दे दी। हमारी दुआ है अल्लाह ये ना हो कि जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो नून लीग के साथ हो। यही सेम जो आजकल हो रहा है, मैं उसको भी जुल्म ही कहूँगा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि 80% लीडरशिप गिरफ्तार या लापता या अपने हलकों पे नहीं जा सकते, और तो और KPK में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने प्रोटेस्ट वर्कर कन्वेंशन रखा, तो वो क्या नाम है भले से वकील जो काबिल एहतराम, क्या नाम है, शेरुल्लाह मरवत, अफजल शेर मरवत साहब। इस्लामाबाद पुलिस ने कमाल आईनी तकाजे पूरे करते हुए ट्रैफिक में खलल डालने का उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और मेरे मोहतरम पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले जब नवाज शरीफ साहब जब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ लेकर गए विज़िट करने, तो उधर जो उनका आलीशान खिताब हुआ, उनके साथ सैकड़ों लोग थे। बल्कि मैं सुन रहा था कि अदालत में टेलीफोन की घंटियाँ बज रही थी। तो डू यू थिंक ये लेवल प्लेइंग फील्ड खुदा ना खास्ता नून लीग के साथ हो या किसी भी और सियासी जमात के साथ हो? बटी साहब पता नहीं मैं आप क्या बात है, देखो पहले तो इंसाफ होता नजर नहीं आता था, आजकल इंसाफ दौड़ लगा रहे हैं, तो आप फिर भी नाराज हैं। हम आपको कैसे राजी करें? कैसा मुझे ना राजी करें। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह और दावड़ साहब, उनके बाद बता रहा हूँ, वो कह रहे थे अनकरीब ये मैं नहीं, पाकिस्तान पीपल्स कह रहे थे कि अनकरीब लोग नारा लगने वाले हैं कि मुझे क्यों बुलाया। ये किसकी तरफ इशारा था, मुझे क्यों बुलाया? चलो पहले तो था मुझे क्यों निकाला। देखें, इस मुल्क की आवाम ना कदर नहीं करते इन लोगों की, और बेचारों को मतलब है उनको हालत ये है, सुनिएगा भट्टी साहब, कि गवर्नमेंट जो है वो PTI को कंपेन नहीं करने दे रही, और एक अवाम है जो इनको नहीं कंपेन करने दे रही। उन्होंने जाइए किधर, दसो यार। काई साहब, ये एक आपकी बात से मनोअन ईमानदारी से मैं 100% मुतफिक हूँ। आज मैं कुछ 3-4 लाहौर के हलकों में मिला, वो कहते हैं हमारी ख्वाहिश है, अवाम कहती है कि अल्लाह का वास्ता है मुस्लिम लीग नून वाले को कंपेन तो चलाने आए, हम उनसे हिसाब लेंगे। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतनी नाइंसाफी। वैसे काई साहब, ये अवाम भी इन्होंने जरूरत से ज्यादा तरीके इंसाफ से रिश्ता नहीं जोड़ लिया। नहीं यार, इनको कदर ही नहीं करते यार। कदरें कभी को भी खतून लाते हैं, कभी आप तोशाखाना जो वो लाते हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और फेडरल हुकूमत से रह गया, 9 घंटे नैब करती है। ये अवाम क्यों ज्यादती कर रही है? यार इतने परहेजगार लोगों को पता नहीं क्यों नहीं कैंपेन करनी दे रही। मगर मैं आपको जावेद लतीफ साहब का एक शॉट सुनाता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ा। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हमल उन लोगों का मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सके। अच्छा बड़ी साहब, 2 लोग ऐसे हैं जिनसे बड़ा स्टेट्समैन मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। एक का तो आपने भी देख लिया, एक हमारे राजा रियाज साहब हैं, फिर उनका कभी जिक्र कर लेंगे। बात तो ये ठीक है। काई साहब, गुजारिश है कि मेरे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उनके चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है, मोहतरम चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब का,
कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, अगर किसी ने खदशात किए अपनी बेगमात से करे। लेकिन अब हमने अपनी बेगमात से भी नहीं जिक्र किया। लेकिन ये तो मुस्लिम लीग नून के वजीर नहीं रहे पहले, क्या इनको इजाजत है अगर मैं करूं तो जुर्म, ये करें तो मुनसफ? मैं आप बात कर दूं, अदब एहतराम मैं बात कर दूं फायद ईसा साहब से, अगर मैं कोई गुजारिश कर लूं कि सर आपका हुक्म था कि आपने नहीं कहना, लेकिन ये तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बकौल बिलावल भुट्टो के लाडली भी है और सहूलतकार भी है और महंगाई लीग भी है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कादी साहब, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, हमारी तो जुर्रत ही नहीं हुई, हमारी तो जुर्रत ही नहीं हुई साहब, ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, इन्होंने पोलिंग एजेंट नहीं लबने। ये जो बयान कर रहे हैं कि वो पहले से बता रहे हैं हमें, और कानून तो इन पे लागू नहीं होता, आप मेरे पर कानून हम तो नाम नहीं लेंगे। और हमने तो दैबिया पेपर की डिसीजन का नाम नहीं लिया क्योंकि हमारे प्यारी दैबिया पेपर का नाम नहीं लेना चाहिए। इतना ओपन शट केस को आप डिस्कस हम करते नहीं, उनका हुक्म आगे ही नाला है। ओए ये बेसिकली अपनी मलफूफ ख्वाहिश का बयान कर रहे हैं, इनको पता है कि कादी साहब, मैं एक बात बताऊं, जिन साहब का अमरीका आपने सौर चलाया, ये खुद चाहते हैं इलेक्शन ना हो। मैं तो और की कह रहे हैं, ये सिर्फ उस सूरत में इलेक्शन चाहते हैं कि अगर तरीके इंसाफ एज ए जमात माइनस कर दी जाए। ये काजी साहब, ये प्रोग्राम आपका रिकॉर्ड आ रहा, पूरी दुनिया सुनती है, मैं तो गुमनाम हूँ। ये पहली कंडीशन है, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, हारू तो मैं तेरी, जीतू तो तुझे पाऊँ, कि सिर्फ मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। काजी साहब, मियाँ साहब इतनी कह रहे हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी दे, जबकि अवाम अकलियत नहीं देना चाह रही। थोड़ी सी मैं मशवरा दे देता हूँ, आप इस तरह करें कि इस तरफा से पार्टी टिकट की बजाय एक और तरमीम ले आएँ, चले सेनेट से करवा लें, आप वो ले आएँ और कहें ये टिकट नहीं है, ये MNA की सीट है। एक दफ़ा ये हुआ था, यहाँ पे टिकट जब दिए जा रहे थे और पहले रिजल्ट बन चुके थे, पुरानी बात है, आज के दौर में ये नहीं होता। और उस वक्त क्या कह रहे थे छोटे मियाँ साहब, ये टिकट नहीं दे रहे, ये सीट है, आपको याद ही होगा। बिल्कुल याद, इसी तरह कर लें यार, उसके मामलात आगे बढ़ने चाहिए। उसके बाद पंजाब की सीटों पे 30 सीटों में गालबन इलेक्शन हुए तो 25 तरीके इंसाफ जीत गई थी। अच्छा काई साहब, ये काकड़ साहब, इसहाक डार साहब पे इतना जो आइंस्टाइन है, बड़े मेहरबान है, उन्होंने सीधा ही ईमान का बना दिया। तो पीपल्स पार्टी ने भी इस पे खदशात का इजहार किया। एक मैशत के जीनियस हैं वो। वैसे मैशत की तो मेरी इतला के मुताबिक डिग्री नहीं है, वो जनाब प्राइवेट बैंकर हैं, और वो क्या होता है वो जिसे आप क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या रखी है उन्होंने। बाकी जो उनके कमालात हैं उसकी वजह से तो आज हम एशियन टाइगर बने हैं, और शुक्र है हम एशियन बिलियों में शामिल नहीं है, एशियन टाइगर बन चुका है। एक सुनाना है, पाकिस्तान मफरूज है, एशियन टाइगर चंद खानदान बने हैं अदब एहतराम से। मुझे इख्तिलाफ पर राय करने की गुंजाइश है। आप इख्तिलाफ करें, मुझे तो लगता है कि इन्होंने एशियन टाइगर बना पाकिस्तान को नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चंद खानदान। एशियन टाइगर कभी लागर हो जाता है बेचारा, कभी बिस्तर मर्ग पे होता है, मगर इनका कसूर नहीं है वो। मगर जरा सुनिए खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब। ये मुझे समझ नहीं आती, आमतौर पर तो ये सच्ची बात करते होते हैं कि इन्हें ये कहना चाहिए था कि जो पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी उनमें से कोई अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। नहीं, कैसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, ये गालबन प्राइम मिनिस्टर हैं साहब का, हाँ जी रहे, और मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे, काबिल एहतराम है। और इन्होंने प्राइस टैग भी बताया था, सेनेटर का प्राइस टैग कितना होता है, 70 करोड़ से सरमाया। अच्छा गुजारिश है, ये कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी नहीं हो रही, और नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार ख्वाहिश, डिमांड या ख्याल कह लेंगे आ रहा कि हमें 2/3 मेजोरिटी दें वरना हम कर नहीं सकते। क्या कहीं ये तो नहीं कि शाहिद हकान अब्बासी और मोहतरम नवाज शरीफ के साथ दरमियान कोई इख्तलाफात आड़े तो नहीं आ गए किसी बात पे? अच्छा भट्टी साहब, मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि ये क्यों खुद मुस्लिम लीग नून के लोग, जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको एश्योरेंस की है, हुक्म दिया है, एश्योरेंस क्या हुक्म दिया है, ये खुद क्यों, क्या कुछ सर्वे इस तरह खाकम बधान गलत किस्म के आ गए हैं, कुछ जो बिल्कुल हमारे अवाम बिल्कुल जिन्हें समझ ही नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसे सर्वे पेश कर दिए हैं कि हमें भागना तो नहीं पड़ रहा। कादी साहब गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। कल मेरी परसों KPK में 3 ग्रेड 20 के अफसरान से मुलाकात हुई, सरकारी अफसरान से, KPK पे। वो कह रहे हैं कि हमारे तसव्वुर से, हमारी सोच से, हमारे ख्याल से, हमारी असेसमेंट से
हमारे सर्वे से ज़्यादा पॉपुलर तरीके इंसाफ है। कहते हैं कि हमने दुनिया की हर मुमकिन क्या कड़क और दो चार जो कोशिश की कि ना हो, जबकि कोई मेन लीडरशिप बट जब मेरा यहाँ थोड़ा सा साहब का चेयरमैन नहीं था, कोई बड़ा लीडर नहीं था। कहते हैं हजारों, और हमने बकौल उनके कि अपने तौर पर यह कहा कि जनाब अगर इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ के दूसरे नंबर का कैंडिडेट भी आपको कोई नहीं मिलेगा तरीके इंसाफ के अलावा, और इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। मेरी बड़ी से थोड़ी राय मुख्तलिफ, इजाज़त है। मैं नहीं समझता कि PTI इतनी पॉपुलर है, मगर मैं एक बात समझता हूँ, ये खुद इतने अनपॉपुलर हैं कि PTI को पॉपुलर होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतने पॉपुलर हैं, ये रिएक्शन का और नफरत का वोट है। अच्छा कायद साहब, कल मैं जा रहा हूँ लाहौर से बाहर, मैं आता हूँ लाहौर के 14 हल्के हैं, 28 MPA के हैं। आके ना ईमानदारी से हल्फन पहले ओथ लेके सर्वे करते हैं और फिर देख लेते हैं कौन है। काजी साहब मैं आपको बता रहा हूँ, जितना नवाज शरीफ की वापसी नून लीग को डैमेज कर गई है ना, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी कहने लग पड़ी है ये लाडली है, ये सहूलत लीग है। और तो और मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं अगर वोट को इज्जत मिली, उनका मतलब है इन्होंने तो वोट को फरोख्त कर दिया, इज्जत को दाव पे लगा दिया। ये मैं नहीं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा दावड़ साहब फरमा रहे हैं। तो काजी साहब, जब अवाम में आप इतने नापसंदीदा हो या अवाम को गमो गुस्सा हो, ऐसे में अवाम का सामना करना बहुत मुश्किल है। सियासत कोई आसान काम नहीं है। आपको वोटर चाहिए, आपको सपोर्टर चाहिए। जब अवाम में गमो गुस्सा हो, महंगाई का, जुल्म का, ज्यादती का, ना इंसाफी का। जब ये वोटर जो है ना, इसकी वजह से जमहूरियत को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको कहीं से बीच में से निकालें। वैसे मैं बात करूं, लेकिन ऐसे इकबाल साहब को पहले सुन लें। अच्छा, ये किस ये साहब, मैं एहसन इकबाल साहब वेल्डर, हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी सरकारी इदारा हो, उसे आइन और कानून से एक नुक्ता भी आगे नहीं जाना चाहिए। यही मुल्की मफाद में है, यही जमहूरियत की मजबूती में है। लेकिन इनसे कहें कि अगर आपको कोई हमायत हासिल ना हो तो आप अपने हलकों में इलेक्शन लड़ सकते हैं। वैसे कई सब ईमानदारी से बताएं, हमने हमेशा सुना है जब इलेक्शन की डेट आती है, हर कैंडिडेट, कभी नाश्ते कहीं चल रहे होते हैं, पाए कभी दोपहर के खाने। मैं लाहौर शहर का सिर्फ चिराग लेके ढूंढ रहा हूँ, चलो तरीके इंसाफ का तो रहनुमा कोई घर मिलते ही नहीं। आपको पता है उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ का जो लीडर घर हुआ उस इलाके का अफसर सस्पेंड होगा। इसका क्या मतलब है? कैसे आप अपने घर नहीं जा सकते? आइन में इलेक्शन में किसी के घर जाने में जुर्म है? किसी के साथ जो है किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत करना गुनाह कबीरा है, ये जो भी करे गलत। मगर मैं एक आपको बात बताऊं, अब आपने मुझसे बात की है ना, मैं तो बड़ा मलफूफ बात कर रहा था आपसे। जो 77 के बाद से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठ इस अवाम से बोला गया था, वो तश्त बज़बाम हो गया है, वो नंगा हो गया। काई साहब, 99% आजकल मैं खबर की तलाश में नहीं रहता, बल्कि खबर से भागता हूँ। खबर खुद चल के आ जाती है। नहीं आजकल ना, नहीं मौका नहीं, हालात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, कोई नहीं, चलता रहेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। अच्छा, बहुत अरसे बाद नैब के कुछ जराये से हुए। हाँ, ये बताए ना, नैब ने इमरान खान साहब से क्या पूछा? कादी साहब, अगर ये अपनी फुटेज लीक कर दे, नैब वाले कह रहे हैं कि हम हैरान परेशान हैं, उस केस में है कुछ नहीं। इतना कॉन्फिडेंस इमरान खान के चेहरे पे। कहते हैं इमरान खान साहब ने कहा उन्हें कि जनाब इसमें एक पैनी मेरे पास आई है 190 पाउंडों में, तो आप मेरे घर भी ले लें, सब कुछ ले लें। कि 9 घंटे में काजी साहब, वो जो 190 था, क्या मिलियन थे, क्या थे, वो इस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, वहां से वफाकी हुकूमत में चले गए। तो नैब का केस पैसे, वो कहते हैं कि हमने आपस में 4-5 टीमें 9 घंटे से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, ये सोचते रहे कि यार सवाल करें क्या इससे, हमारी तो फाइल ही गूंगी है, उसमें तो लिखा ये केस ही नहीं बनता। तो काजी साहब, डू यू थिंक ऐसे अफसरान को थोड़ी सी हिम्मत पड़े, अल्लाह का नाम लें, दुरूद शरीफ पढ़े और लिख दें कि यार जो भी है, अगर वो बेगुनाह समझते हैं बकौल जराए के, तो वो लिख दें, क्या नुकसान है, क्या होगा मैक्सिमम, वो असली हो जाएंगे, सुबह बदर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? भट्टी साहब, ये तो इंसान का अपने ज़मीर की बात है,
और सिचुएशन की बात है जाना। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब का भी एक बयान सुनाते हैं आपको, सुनाएं जी। तो यार आप वज़ीर दाखिला हैं, वो छीन क्यों नहीं लेते? काजी साहब अगर ये कोई ये निगरान वज़ीर आला यार ये क्या है? मुल्क होता जहां आइन और कानून, बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है इन्होंने, आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो इंसाफ से रिजाइन ले लिया जाता। ये वज़ीर दाखिला पूरे पाकिस्तान के, ये इथोपिया के नहीं है, कंबोडिया के नहीं है, साउथ एशिया के नहीं है। भट्टी साहब आप क्या बातें देखें यार, सुन लेना क्वालिफिकेशन क्या है? ये कहते हैं कि जितनी सहूलतें उन्हें दी जा रही हैं, खुदा के वास्ते शायद आपको पंजाब की जेलों का नहीं पता। उस जेल के सुप्रीडेंट का रिकॉर्ड निकलवाए। उस जेल की सीसी फुटेज 3 जगह देखी जाती है। जहां तरीके इंसाफ का चेयरमैन बंद है, वहां नीचे माइक लगे हुए हैं, वो वादे ही सुन ले, वो वादे ही सुन ले यार, खुदा के लिए। आप वज़ीर दाखिला है यार, निगरान है। भट्टी साहब अगर वहां गलत सहूलतें दी जा रही है तो रोकना आपका काम है, अगर वहां ज्यादती की जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना आपका काम है। तो डू यू थिंक ऐसी निगरान हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकती है? क्या सब कुछ आप तो जवाब देना यार, ये तो मुझे समझ यार। मैं पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी चाहता हूँ, जूते ना पड़े मुझे बाहर निकल के, मैं बड़ा नाराज़ हूँ यार। वो तो बिल्कुल हमें घर से निकलने ही नहीं देते। फिर कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो तभी होगी ना। तो फिर इसलिए वो टिकट जो हैं, उन टिकट्स को आप सीट बना दें। क्या करें भट्टी साहब बताएं? काजी साहब, मुझे आपको शायद पाकिस्तान के सबसे बड़ा ग्रेड है 22वां, उससे ऊपर कोई ग्रेड नहीं है, उसके ऊपर क्रेट है बोतलों का। निगरान हुकूमत को ये कौन सा आइन कानून गुंजाइश देता है कि आप किसी को 22वें गैस में प्रमोट करें? उसके लिए आपका काम है साफ शफाफ 3 माह में इलेक्शन कराना। तो अतर मुनल्ला साहब नहायत काबिल एहतराम है, हालांकि वो काबिल एहतराम है। इजाफी नोट में उन्होंने कहा 90 दिन में होना चाहिए। सदर नहीं, आप इनसे पूछें कि ये 90 दिन बाद क्यों बैठे हैं, इन्हें घर भेज दें। खुदा के लिए मुल्क का आइन बचा लें, अदालतों का एहतराम बचा लें, और लाडला ना उठाओ, लाडले यार। मैं बड़ी साहब ये कह रहा हूँ कि देखें वो उन्होंने एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। एतराज़ जो है निगरान वज़ीर आज़म, वो ठीक कहते हैं। देखें इनका सिर्फ 164 का इकबाली बयान है। कोई ऐसा बंदा होता जिसके 2 बयान होते तो मेरिट पे, तो फिर वो तो मेरिट पे तो वही आते हैं। क्या ख्याल है आपका? काई साहब, फिर मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे लिए भी इसहाक डार साहब काबिल एहतराम है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इन्हें प्यार से लाड से मुबैना तौर पर, मैं अब बहुत एहतियात करता हूँ, मुबैना तौर पर मुंशी कहते हैं। मुंशी क्या हाल है, क्योंकि आपस में पुराना दोस्ताना है, अजीज़दारी भी है। गुजारिश है कि आप इनकी बड़ी, इसहाक डार साहब से बरस है, अपनी हुकूमत में ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे चले गए, दोबारा हुकूमत आई, अपने ही इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर में आए। 4 साल मुल्क में क्यों नहीं आए? अगर इन्हें मुल्क का इतना दर्द है तो हर बुरे वक्त में अपनी जमात मुस्लिम लीग नून और अवाम को अकेले छोड़ के क्यों बैठ जाते हैं? मुझे इस बात का जवाब दे। अगर आपका जीना बनना इस मुल्क में है, आपका बिजनेस यहाँ है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ है, आपने इस ज़मीन की मट्टी, वतन मेरी माँ है ना, इस मिट्टी में दफन होना है, तो आप हर बुरे वक्त में डील करके बाहर क्यों जाते हैं? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें। अच्छा, ये वजारत तिजारत ने कहा है कि मुल्की बरामदात हम $100 तक बचाने की हिकमत में, बहुत अच्छी बात है, ले आएँ। और अभी कितने के महीने रह गए हैं वैसे कानूनी तौर पर इनके, या गुजर गए हैं वो भी? चलें थोड़ा टाइम और ले लें। लेकिन बड़ी साहब बात ये है, आप इसहाक डार साहब की बात, आप भी तो क्या करते हैं, कहीं कहीं से काजी फैमिली निकाल लाते हैं। वो कहते हैं जी हमें इस्तेमाल करके इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस तरह की हरबे क्यों इख्तियार करते हैं आप? कैसे? मैं माफ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है यार। मेरी नज़र में मौजूदा हुकूमत, जो एतजाज़ है सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं 90 दिन से ऊपर हुकूमत रह ही नहीं सकती। तो 9 नवंबर को इस हुकूमत को आइनी और कानूनी नुक्ता नज़र से, आइनी माहिरीन के मुताबिक, ये हुकूमत तो आज होनी नहीं चाहिए। इस पे थोड़ा सा यार मुल्क के आइन को मजाक ना बनाओ, इसके साथ फुटबॉल ना खेलो। और जो आज जुल्म कर रहा है या करवा रहा है काजी साहब, आज 27 नवंबर 2023, ये जुल्म बहुत जल्द लौट कर उनकी तरफ वापस जाएगा, और ये सरगोशियां शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, वो तो जालिमों के लिए उसने इबरतनाक अंजाम रखा है। रब कहाँ कहता है कि किसी दूसरे इंसान को नाहक तकलीफ पहुंचाओ? मुझे वो आयत या हदीस बता दे। अच्छा भट्टी साहब, एक थोड़ा सा मैं मौजू को इसलिए बदलना चाहता हूँ कि आज डान की एक स्टोरी थी, और आपको याद होगा ये स्टोरी हमने कई साल फॉलो की।
और मैं स्टोरी को तब से फॉलो कर रहा था जब मैं 24 में था। वो ये था कि हमने कहा कि जनाब वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के एक एग्जेक्टिव हैं, उनकी डिग्री जाली है, वो डिग्री जाली साबित भी होगी। HEC में उनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि बड़े बड़े ख़ानदानों के साथ उनके बिजनेस के तल्लुकात थे, हाथ नहीं लगा सका कोई। आज सुने उनके लिए कुछ छापे मारे जा रहे हैं, ना सिर्फ उनकी डिग्री जाली थी और ना सिर्फ ये भी पता करवाया जाए कि ये जो कीमतें जंप ले रही थी है वो ये शेख अख्तर हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। आपको याद है ना आपने कितनी दफा ये स्टोरी की? ये दर्जनों दफा ये देखिए, FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट फार्मर ड्रैप CEO आफ्टर डिग्री टर्न्स आउट टू बी फेक। अच्छा, ये तो 3 साल पहले फेक। आपको पता है ये किस ओहदे पे रहे हैं और हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? आप बता दूं किसके घर ठहरे हैं? कहाँ ठहरे हैं? अच्छा, लाड लोग के पास आजकल के। अच्छा, तो ये फिर गलत नहीं कहा जा रहा था क्योंकि बिजनेस टाइज भी हैं मुबैना तौर पर? मैं तो एज ए जर्नलिस्ट दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम इसलिए ले ही नहीं रहा क्योंकि कुछ सहाफियों को इतना कुछ कहने की आदत है कि वो अपने ख्यालात को खबर बना देते हैं, अपनी ख्वाहिश को खबर बना देते हैं, अपने प्रोपोगंडा को खबर बना देते हैं। इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है। कुछ सहाफियों को खबर देने की भी नहीं इन्होंने गुंजाइश छोड़ी। अल्लाह के बंदों ने, अल्लाह इनका भला करे। कादी साहब ये ठहरे हैं, इनके घर 5-6 मुलाजम है, टेलीफोन की सहूलत मौजूद है और इन्हें जान, इसका मतलब पुलिस इनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगी। इनकी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे, पर्चे खारिज हैं? हो सकता है कि किसी एक अफसर को चंद दिन पहले बुलाया गया और कहा हो कि यार इसको खत्म करो। बड़ी साहब, मैं एक फिल्म के डायलॉग पे आज के ब्रेक लेने लगा हूँ और वो ब्रेक ये है कि किसी ने किसी पे गोली चलाई फिल्म के सीन में, तो उसने कहा ओ यू मर्डर, तो वो कातिल कहता है यू किल 1 पर्सन यू आर अ मर्डर, यू किल मिलियंस यू आर अ हीरो। दवाइयों के ज़रिए आप मिलियंस ऑफ लोग को कत्ल करते हैं। और एक टीका जो डॉक्टर उबैद ने बताया था कि ये हमला बच्चियों को मत लगाओ, जिसके पर उसकी नौकरी चली गई थी, तब ये भी वहीं थे। और वो हमला टीका कितनी बच्चियों को लगा, कितने बच्चे माजूर हुए, कितने बड़े, नो बॉडी नोज, क्योंकि वो खामोशी से तल्फ हो जाते हैं और इनके जराइम छुपे रहते हैं और ये अच्छे कपड़े पहन के बैठे रहते हैं, मगर बुनियादी तौर पर ये जाली दवाइयाँ बेचने वाले कातिल ही होते हैं। और हैं ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ दानिशवर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, गहरी निगाह रखते हैं सिफारती जो भी अमूर हैं दुनिया के। और जो थैंक यू वेरी मच कसूरी साहब। मैं 2 सवाल हैं मेरे पास बुनियादी, मगर पहला सवाल मेरा ये है कि अभी हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने फरमाया है कि वी प्लेड अ पिवटल रोल, ये जो सीज़ फायर वक्ती हुआ है या जो जिस तरह, तो क्या इतनी हमारी क्लाउट है या हमने इतनी क्लाउट अगर है भी तो इस्तेमाल की है, और क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है? इस बारे में आपका टेक क्या है जनाब कसूरी साहब? देखिए, ये तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी फ़लस्तीन का मसला हो तो वो हो ही नहीं सकता कि उसमें इंटरेस्ट ना ले और उसका रोल ना हो। देखिए, जब ये OIC बनी थी तो मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कि उस वक्त याह्या खान साहब पाकिस्तान के सदर थे और ये शायद रबात में मेरा ख्याल है पहली मीटिंग हुई थी, मेमोरी पर रिलाई कर रहा हूँ, और वहाँ हिंदुस्तान की डेलीगेशन पहुँच गया था। तो पाकिस्तान ने कहा अगर वो आएंगे तो हम निकल जाएंगे, तो वो नतीजतन इंडिया का डेलीगेशन वहाँ से चला गया था। तो अब पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की OIC में तो बहरहाल एक अहमियत है। ये ठीक बात है कि हमारे यहाँ इस केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन फॉरेन ऑफिस की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। तो जब हम कह रहे हैं कि हमने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है तो आई हैव नो रीज़न टू डाउट, क्योंकि फॉरेन ऑफिस तो वही करेगा जो इन केसेस लाइक दिस, क्योंकि मैंने 5 साल उसको हेड किया है, उसे करना चाहिए। और OIC की हद तक तो बहुत सी ऐसी की कमिटीज़ हैं जिसके अंदर हम हैं। तो अगर हुकूमत ये कह रही है, मसलन इतनी तो क्लियर बात है कि हमारी जो इमदादी माल है, मेरी ख्वाहिश है कि हम इससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो पहले पहुंचा है मुल्क जिन ममालिक का माल,
वहाँ वो पाकिस्तान के झंडे जब लगे थे उस माल पे तो तमाम पाकिस्तानियों को खुशी हो रही थी। इन अदर वर्ड्स वो लाइन में लगे हुए थे कि जब मिस्र में जिस दिन दरवाज़ा खुला है तो हमारा माल पहुँचा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मामलों में अगर लेट्स से आपस में पॉलिटिकल आजकल काफ़ी टेंशन है पाकिस्तान में, लेकिन जो कौमी मसाइल हैं मैं नहीं समझता उस पर कोई किसी पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी का भी मुख्तलिफ रवैया होता। अच्छा कसूर साहब, गुजारिश ये है कि चले अब कुछ अरसे के लिए जंग बंद हुई, क्या आप समझते हैं फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में जो भारत दहशतगर्दी करता है उधर करता है, इसका मुस्तकिल हल के लिए पाकिस्तान समेत उम्मा को बशमूल क्या करना होगा कि एक दफ़ा इन्हें इनकी UNO की करारदाद के मुताबिक इन्हें राइट मिल जाए ताकि हर कुछ अरसे बाद इन पर बमबारी का सिलसिला ख़त्म हो? क्या ये मुमकिन नज़र आता है? देखिए, दो चीज़ों को आप सेपरेट कर दें, उसकी वजह है मुख्तलिफ मुहर्रिकात हैं। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है, जो अफसोसनाक बात यह है कि अरब दुनिया और ख़ास तौर पर जो पेट्रो डॉलर के मुल्क हैं बहुत अहम है, और बदकिस्मती से मैं इसलिए कश्मीर को अलहदा कर रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को बहुत अच्छी नहीं, लेकिन जो फ़लस्तीन की बदनसीबी है, यानी कि ये कश्मीरियों के बावजूद उसके कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पिछले कई सालों से अच्छी नहीं रही है और उम्मीद करनी चाहिए कि अब बेहतर होगी, लेकिन जहाँ तक उनका रोल है, फ़र्क पाकिस्तान और कश्मीर और फ़लस्तीन, क्योंकि आपने मसला उठा दिया है, ये है कि फ़लस्तीन के सपोर्टर्स तो बहुत हैं और वो मुल्क हैं जिन पे अमेरिका भी बहुत हद तक रिलाई करता है, लेकिन वो मुल्क हालांकि मिलिटरीली इजिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है, और बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि सऊदी अरेबिया का UAE का क्या रोल है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि बदकिस्मती उसमें ये हुई है कि जब से कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए हैं और उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए हैं, ऑस्लो अकॉर्ड्स को अगर तो फॉलो कर लिया जाता तो बहुत फ़र्क पड़ता, लेकिन बदनसीबी है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इस किस्म के जो राइट विंग के लोग हैं वो नहीं उन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड्स पर अमल दरामद होने दिया, जिसका नतीजा आप अब नज़र आ रहा है जो हमास ने किया। उनको उन पे ज़मीन तंग कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि उनके अकॉर्ड्स हो गए थे, इजिप्ट का दो बड़ी फ़ौजें उस वक्त थीं, एक ट्रांसजॉर्डन की जिसको जनरल ग्लब पाशा ने ट्रेन किया था और वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा जाता था कि ये बहुत वेल ट्रेंड आर्मी है, जो कि थी जॉर्डन की फ़ौज शुरू में। अभी तो अभी और भी फ़ौजें आ गई हैं, UAE, सऊदी अरब, उनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन जॉर्डन की बड़ी वेल ट्रेंड फ़ौज थी। और इसी तरह मिस्र जो थी बहुत बड़ी फ़ौजी कुव्वत थी। उन्होंने कैंप डेविड की जब सुलह कर ली तो वो तो अफेक्टिवली अलहदा हो गए, इन द सेंस कि चाहे उनका सेंटिमेंट जो था फ़लस्तीनियों के साथ था, लेकिन वो कुछ रोल नहीं अदा कर सके। जो बाकी अरब ममालिक हैं उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इसका मसला होना ही अब कुछ नहीं, और इसलिए सबसे पहले तो UAE और उसके बाद दीगर ममालिक ने रवाबित करने शुरू की और कुछ के तो ताल्लुकात उनके साथ बन भी गए। हालांकि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जब अभी ये हमला कोई नज़र नहीं आ रहा था कि हम अगर इनसे बात करेंगे तो हम फ़लस्तीन के मसले का हल और 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र करेंगे, जो कि उन्होंने शायद मेरा ख्याल है अरब लीग के डिक्लेरेशन का भी जिक्र किया था, जिसको क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला का प्लान भी कहा जाता था। तो ख्याल उनका ये था अब कुछ नहीं होना, अब नॉर्मलाइज करें, लेकिन जो कमाल जो इस हमले के बाद कहानी बदल गई, तो यकायक इतनी तब्दीली आई है कि सिर्फ इस्लामी दुनिया नहीं बल्कि उससे बड़े जुलूस तो मगरिब में निकले हैं। लंदन में तो रिकॉर्ड हो गए हैं, लंदन में निकले हैं, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, यूरोप के तमाम कैपिटल्स में, बर्लिन में, फ्रांस में। हालांकि उन्होंने किस्म की पाबंदी ये कह के लगाई थी कि जी एंटी सेमेटिक है, एंटी सेमेटिक का कह के उन्होंने कही, लेकिन उसकी किसी ने परवाह नहीं की।
और मैं ये समझ रहा हूं कि हमास ने जब से ये किया है वो पुराने जो अंदाजे थे गलत साबित हो गए। अब आपने कश्मीर का जिक्र कर दिया। कश्मीर की पोजीशन जो है वो यूएन रेजोल्यूशंस तो हैं, और शुरू में हमें जो मुल्क सपोर्ट करते थे, सितम ज़रीफ़ी ये है, वो तो कर गए चुप, यानी कि अमेरिका, और जो मुखालफत करते थे वो भी चुप कर गए, यानी रूस। अब चाइना हमें ओपनली सपोर्ट कर रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम है वो बदनसीबी से आपने गज़ा में भी अभी देखा, वो पैरालाइज हो जाता है जब तक वीटो पावर्स एग्री ना करें। इसीलिए एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था जनरल असेंबली में, ताकि सारी दुनिया का सेंस, उसको कहते हैं सेंस, लगाया जाए, और उसमें बुरी तरह से इजराइल हारा। वो जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में, जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होते, उनकी अखलाकी वैल्यू बड़ी है। तो बाइंडिंग तो मैं, अगर आप यही फ़र्क जानते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन तो होता ही नहीं, तो बाइंडिंग तो बाद की बात है। वो जब होने ही नहीं तो बाइंडिंग भी नहीं होंगे। और जो जनरल असेंबली में पास हुआ है उसका अखलाकी वैल्यू जरूर है। अच्छा कसूरी साहब से नहीं हो, तो आप पूछ रहे हैं इसको किस तरह कराया जाए। जी जी, मैं एक और बेनिफिट मैं आपका बेनिफिट लेना चाह रहा हूँ। अभी आपने कहा, और अभी एक खबर भी आई कि 80% फ़लस्तीनी जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, और अफगानिस्तान में इतनी तबाही दहाइयों में नहीं आई जितनी ये चंद महीनों में। मेरा सवाल ये है कि खबर और आई थी कि इस वक्त तकरीबन 211 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है, 1.47 बिलियन बैरल ऑयल है, ब्रिटिश पेट्रोलियम निकाल रही है, 11 और कंपनीज हैं, वैट ले रहा है, टैक्स ले रहा है उससे, और ये तहस नहस करके, ये इट माइट साउंड लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन जब हम यूरोप और के अवाम देखते हैं और उनकी जो गवर्नमेंट्स देखते हैं, जो बहरहाल बिग बिजनेस की मुलाजम ही लगते हैं अब तो हम, बिकॉज दे फंड देयर इलेक्शंस एंड दे कंट्रोल द पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ मच क्रेडिबिलिटी डू यू लेंड टू दिस थियरी सर? देखिए, सबसे बड़ी तो बात है, इससे तो बड़ी और ख़तरा ये है कि जो मगरिब की हुकूमतें हैं, यूरोप में तो खैर रियलाइजेशन भी आई है, और जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, बड़े सख्त उन्होंने बयानात दिए हैं जिस पे इजराइल भिन्ना गया है और बड़ा सख्त एतराज़ किया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने। जहाँ तक प्रेसिडेंट मैक्रोन ऑफ फ्रांस हैं, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर, ये ठीक है वो वहाँ गए थे शुरू में अपनी हमदर्दी दिखाने जब हमास का हमला हुआ इजराइल पे, लेकिन उनके जो बात के बयानात हैं, उन्होंने कहा कि किसी सूरत में हम इसको अप्रूव नहीं करते। और तो और जो कि सबसे बड़ा सपोर्टर है उनके, वो यूनाइटेड स्टेट्स, उनके भी प्रेसिडेंट बाइडन ने कल कहा है, और उन्होंने जो अपनी वो तरतीब थी उसमें हालांकि क्लियर था कि वो इजराइल के हॉस्टेजेस के बारे में बहुत दिखा रहे थे, पर्टिकुलरली अमेरिकन पब्लिक को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स से मैटर करता है। बदनसीबी से रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने ये किया वो किया उस 4 साल की बच्ची को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब वो अपनी तरतीबवार बात करने आए तो उन्होंने फ़लस्तीनी, ये जो गज़ा में जो जुल्म हो रहा है उसको उन्होंने जुल्म का लफ्ज़ नहीं दिया, उन्होंने कहा जो वहाँ के लोगों से हो रहा है उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अब प्रेशर जो पड़ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सीज़फायर जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडन एक और वजह से भी कोशिश करेंगे। इतना क्लोज इलेक्शन है अमेरिका में इस वक्त, ट्रंप का और बाइडन का, कि अगर अरब और मुसलमान अमेरिकन जो हैं, जिनकी मेरा ख्याल है यहूदी ठीक है बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, वो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं और फाइनेंस में भी उनका लीडिंग रोल है, लेकिन वोटों के हिसाब से जो की स्टेट्स हैं, अगर ये ट्रंप को तो वोट नहीं देंगे अरब और मुसलमान, लेकिन अगर उन्होंने घर बैठने का फैसला किया तो हो सकता है प्रेसिडेंट बाइडन भी फारिग हो जाएं, क्योंकि इतना बड़ा उनका वोट ज़रूर है इन की स्टेट्स, जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें वो इलेक्शन अगर हार गए तो फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए उन पर भी बड़ा दबाव है, उन पर दो तरफ का दबाव है। एक तो ये है कि सारी दुनिया में अमेरिका की खिफत हुई है और अमेरिका में मुख्तलिफ ओहदेदार जो कि उनको अंडर द लॉ अलाउ किया गया था, अब वो अपने डिसएग्रीमेंट्स कर रहे हो। शायद 500 के करीब सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को ख़त लिखे हैं जिसमें कहा हम आपकी पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। तो इन सब चीज़ों का
शॉर्ट टर्म में शायद नहीं, क्योंकि जो इसराइल के हामी इतने ज़्यादा हैं अमेरिकन पार्टीज़ में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहाँ के जूइश सेनेटर ने लिया है, जो फ्रॉम ये जो हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने कहा है कि हम जो इनकी मदद देंगे, हमें किसी सूरत में इनको बगैर कंडीशंस के मदद नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इजराइल को हमें बता देना चाहिए कि हम इस किस्म की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह कई और जूश, मसलन टॉमस फ्रीडमैन है, टॉप वहाँ के जर्नलिस्ट है और यहूदी हैं, कई यहूदी वहाँ भी निकले हैं। तो ये भी खतरे की घंटी है इसराइल के लिए कि अगर अमेरिका में यहूदी डिवाइड होने शुरू हो गए, क्योंकि वो टोटली यहूदियों पे रिलाय करता है जो अमेरिकन जूइश लॉबी है, तो ये इजराइल के लिए ख़तरे की घंटी है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या इसका असर इतना होगा कि जंग बंद हो जाए, ये मैं नहीं जवाब दे सकता। उसकी वजह यह, कल आपने देखा अब नेतन्याहू जो थे वज़ीर आज़म उनके, वो फौजी वर्दी पहन के बाहर निकले हुए थे, क्या बता रहे थे कि मैं जी वॉर लीडर हूँ। हालांकि अगर इजरायली पब्लिक का पहले जोर होता तो उनको जेल भेज देती। इन पे कई केसेस चल रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं ये जो जंग इस वक्त हो रही है। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि चांसेस हैं कि ये पॉज शायद बढ़ जाए। लेकिन अगला सवाल आएगा, पॉज अगर बढ़ गया तो उसमें क्या फ़लस्तीनियों को फ़ायदा होगा? अगर इन्होंने 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद फिर हमले शुरू कर देने हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमास भी अक्लमंदी से जो छोड़ रहा है इनके हॉस्टेजेस, पहले तो गैर मुल्कियों को आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि गैर मुल्कियों से वो चाहते हैं कि उनके बारे में जो कहा गया था वैशी हैं, फलाना है, टेररिस्ट हैं, तो बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने ये हैंडल किया है। आई मस्ट से कि उन्होंने छोड़े हैं गैर, उनको छोड़ दिया जो पहले वर्कर्स गए थे थाईलैंड के, बहुत जैसे पाकिस्तान के वर्कर्स बरतानिया जाते हैं, बहुत से वर्कर्स थाईलैंड से काम करने वहाँ आते हैं, वो पकड़े गए थे, वो छोड़ दिए हैं। एक रूसी को छोड़ दिया, अमेरिकन को छोड़ दिया है। तो एक किस्म की उनकी डिप्लोमेटिक कैंपेन है ये जो। कसूरी साहब, आपने बड़ा डिटेल से और बड़ा एक एक चीज़ पे गौर किया। अब ये बताएं कि कहा जा रहा है कि अरब ममालिक पाकिस्तान में $50 अरब की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। क्या इनसे पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चल सकता है? ये इतने हैं इस बिजली और गैस की कीमत में, इस महंगाई के दौर में, क्या आवाम के लिए समझते हैं हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? पहले तो आपका जो सवाल है कि वो आ रहे हैं या नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि क्राउन प्रिंस आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कहा था और इतनी पुरजोश तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं पाकिस्तान में। पर इन्वेस्टमेंट ख्वाहिश से तो नहीं होती अगर हमने को प्लान ही नहीं बनाना आगे से। अब जो ये SIFC बनी है, मेरा ख्याल है ये उस कमी को, ये तो ऐसा देखे ना, कई सालों से UAE और सऊदी अरब ने इशारे दिए हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तानी इन्वेस्टर या इन्वेस्ट नहीं करेगा, बाहर से करेगा, तो अगर आप कोई ऐसी एश्योरेंस दें जैसे कि SIFC में कह रहे हैं, कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये SIFC बनाया गया है, अगर वो पैसा आ गया तो पहली बात तो ये है कि फौरी तौर पर तो महंगाई नहीं कम होगी, लेकिन महंगाई डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा और पाकिस्तानियों में एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो उस पर जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है एम्प्लॉयमेंट जब बढ़े। नंबर 2, 6-8 महीने में बिल्कुल वो भी कम हो सकती है, लेकिन वो फौरी नहीं हो जाएगी। असल में करने वाली बात यह है कि मुझे कोई हैरानी नहीं, मैं तो कतर का भी नाम लेता हूँ, चीन भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अगर माहौल ऐसा हो, या माहौल ऐसा नहीं रहा अभी तक, क्योंकि या तो हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, या ब्यूरोक्रेट्स को इतना डिमोरलाइज कर दिया गया है, नैब केसेस फलाना ये वो, कि यहाँ वो फाइल पे दस्तखत कोई नहीं करता। अगर ये कैपेसिटी बिल्डिंग इस ज़रिए करनी है कि या कैपेसिटी बिल्डिंग इस ज़रिए से नहीं हो सकती SIFC, लेकिन SIFC से ये ज़रूर हो सकता है कि जो धक्के खाते थे इन्वेस्टर आके, अब ये फलानी म्यूनसिपैलिटी, फलाना कारखाना, फलाना महकमा, फलाना सूबा,
उससे उनकी अगर जान छुट जाए तो फ़र्क पड़ेगा, और वो कई महकमों पड़े, कई ऐसे शोबे में पड़ेगा। एग्रीकल्चर में पड़ सकता है, मादनियात में पड़ सकता है, ऑयल रिफाइनरीज में पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आए तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अकने आप समझते हैं कि रातों रात महंगाई गायब हो जाएगी? नहीं, इमीडिएटली नहीं गायब होगी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेंगी और जब मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, पॉजिटिव नोट पे हम लेट्स क्लोज टुडेज प्रोग्राम। अल्लाह करे कि आप अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा कर सकें, इंट्रिंसिक हो हमारी मैशत, हम रोज़ बाहर ना देखें। और ठीक कहा कसूरी साहब ने कि वो अगर हमें देंगे तो क्यों देंगे, और ज़ाहिर है जो इन्वेस्ट करता है वो मुनाफे के लिए इन्वेस्ट करता है, ज़ाया करने के लिए तो नहीं। मगर आज तक जो बाहर से पैसे आए वो तो इशराफिया का रिज़्क बने। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।